गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जोजो एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम 8 दिसंबर की न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं। तो ये जो पहली न्यूज़ है ये एग्री बिजनेस समिट हुआ है। और राइट, ये हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी। ये इसके चीफ गेस्ट थे। और ये आपका हुआ कहाँ पर है? ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंक की, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्ज़ाम्स के लिए ये अच्छी न्यूज़ है। इसकी थीम थी ट्रिपलिंग द एग्रीकल्चरल जीडीपी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड हाई क्वालिटी एग्री इनपुट्स। ऑलराइट, तो इस न्यूज़ में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है आपका वोकल फॉर लोकल। तो ये नेशनल हैंडीक्राफ्ट वीक मनाया जा रहा है इंडिया में। ओके, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए तो ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है। द इंडिया टुडे इज़ नॉट जस्ट वोकल फॉर लोकल बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू मेक इट टू द वर्ल्ड। मतलब वोकल फॉर लोकल की बात ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हम एक प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं दुनिया को, मतलब ये लोकल चीज़ों को वर्ल्ड में ले जाने के लिए। ठीक है। और कुछ ये फैक्ट्स दिए हुए हैं। अगर आपको ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ और सब के बारे में लिखना है, आर्टिशंस के बारे में लिखना है, तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। देखो, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं 4 लाख करोड़ से ज़्यादा के हम 90 से ज़्यादा कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर देते हैं। 1.7 लाख आर्टिशंस अलाइड वर्कर्स मार्केट में काम कर रहे हैं। ठीक है। 5,000 के करीब एग्जीबिशंस हो चुकी हैं। 75,000 आर्टिशंस को एम्पावर्ड किया गया है थ्रू प्रोड्यूसर कंपनीज। देखो, ये प्रोड्यूसर कंपनी को समझ लेते हैं। दीज आर हाइब्रिड कंपनीज। हाइब्रिड हाइब्रिड कंपनीज। तो ये हाइब्रिड किस किस चीज़ का है? एक तो ये कंपनी होती है प्लस कोऑपरेटिव के भी इसमें फीचर्स होते हैं। और राइट, और ये इस्टेब्लिश कैसे की जाती है? कंपनी एक्ट 2013 के तहत। और राइट, ये आपको पता चल गया होगा। और 1.5 लाख से ज़्यादा की अप स्किलिंग की जा चुकी है। तो ये कुछ स्मॉल फैक्ट्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? 8 से 14 दिसंबर तक ये चलेगा। तो अगर इतनी चीज़ें आपको पता है तो काम चल जाएगा। देखो, 336 से ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को जीआई रजिस्ट्रेशन टैग दिया जा चुका है। अब जीआई टैग के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये क्या होता है? ये जोग्राफिकली लोकलाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए दिया जाता है। को जहाँ पर भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है उस लोकेशन पे उस प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है। इट इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर्स। रिन्यूएबल करवा सकते हैं दोबारा से, इट कैन बी रिन्यूड। और इट इज़ इश्यूड अंडर जीआई और जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। ऑल राइट, आई थिंक दिस मच इन्फॉर्मेशन इज इनफ फॉर दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर जाते हैं हम। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखो देखो वंदे मातरम को अगर जाने तो इसका मतलब होता है मदर आई बाव टू यू। माते, मैं आपके सामने अपना शीश झुकाता हूँ। ठीक है। इट इज़ कंपोज्ड इन संस्कृत प्लस बंगाली लैंग्वेज। ऑलराइट, इट वाज कंपोज्ड इन 19 composed in 1875. It was included in Anand Math in 18, I think 91, 1881. All right, but Anand Math itself was published in 1882. Anand Math क्या है? It is a novel based on सन्यासी रिवोल्ट। ये सन्यासी रिवोल्ट इज रिलेटेड टू 18th century। राइट, दैट इज
1770s to 1800, इसके बीच में ये रिवोल्ट हुआ था। सन्यासी रिवोल्ट हुआ क्यों था, वाई इट हैपन? दो सोर्सेज हैं। एक सोर्स तो ये कहता है कि इट वाज अगेंस्ट मुस्लिम रूलर्स, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट, क्योंकि यही चीज़ इसमें दी हुई है कि इट वाज अगेंस्ट Muslim rulers. All right, let me show this to you. uh, I will show it when I'll read it. Okay, I can't find it at present. Just give me a second. Yes, it is there. It is given here, it was against Muslim conquerors. However, in other sources you will see it was against Britishers by both Hindu and Muslims. All right, so this is the information that you should know. It was first sung at Calcutta session of Indian National Congress in 1896. All right, by Rabindranath Tagore. For the first time it's sang. Clear है? I think this much information you should know. और थोड़ा सा और इसको जान लेते हैं इसके बारे में। मतलब मोदी ने इसको छेड़ा था कि किस तरह से कांग्रेस ने इसको चेंज कर दिया है बिल्कुल, टू अपीज सर्टेन कम्युनिटीज़। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा हुआ है। वंदे मातरम बिकेम सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन इन बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उसमें एज अ सिंबल इसको यूज़ किया गया था, प्रोटेस्ट का सिंबल बन चुका था। ठीक है, वंदे मातरम में 10 घंटे की वो चलेगी लड़ाई, मतलब डिबेट चलेगी। ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मदर आई बाउ टू यू। ओके, तो इसमें बेसिकली इनिशियली दिया हुआ था ये केवल सप्तकोटि 7 करोड़ बंगाल पॉपुलेशन के लिए लिखा गया था। ये बंगाल मतलब ये प्रेजेंट डे बंगाल प्लस उड़ीसा प्लस बिहार प्लस बांग्लादेश। ऑलराइट, तो ये सारा पार्ट बंगाल के अंदर आता था उस टाइम पे, तो उसके लिए लिखा गया था। तो इसको त्रिमश कोटि मतलब 30 करोड़ इंडिया के लिए रिप्लेस करने के लिए बोला गया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, एंड आई थिंक दैट मच इज़ इनफ। ओके, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बोला था, कमेटी रिकमेंडेड दैट वेयर एवर वंदे मातरम इज संग एट नेशनल गैदरिंग्स ओनली फर्स्ट 2 स्टेंजास शुड बी संग। पहले 2 स्टेंजास को ही गाया जाएगा। द क्वेश्चन ऑफ चॉइस के नेशनल एंथम में क्या होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टैगोर का जनगण मन चुना गया था ओवर वंदे मातरम। ठीक है ना, तो ये किसने चुना था, विद नेहरूज एक्सप्लेनिंग नोट ऑन कैबिनेट। नेहरू ने एक्सप्लेन किया कि जनगण मन को सुनना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है और डीप एफिलिएशंस हैं। ऑलराइट, तो आई होप दिस मच यू शुड नो अबाउट वंदे मातरम एट लीस्ट। ओके, नेक्स्ट आता है वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट बेसिकली इट वाज पास्ड इन 2025. You know, it was to improve the Waqf properties registration. Under that, one Ummeed portal was launched, and it has been launched to register Waqf properties. Alright, तो इंडिया में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रजिस्टर करने के लिए लाया गया है। उम्मीद की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल। इट वाज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन June 6 अंडर प्रोविजंस ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। ऑलराइट, विद द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस बिल, कि जितनी भी वक्फी प्रॉपर्टीज़ हैं एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डाटाबेस के अंदर आ जाएंगी। ये इसकी जियो टैगिंग की जाएगी और डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। ऑलराइट, जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। तो इस मेन पर्पज़ यही था इस एक्ट इसको लाने का, बिल को। तो देखो वक्फ के बारे में आई होप यू नो, तो ये बेसिकली एक इस्लामिक प्रॉपर्टी
एक्विजिशन बिल ला दिया था कांग्रेस ने अपीजमेंट के लिए। तो कोई भी प्रॉपर्टी इसमें मतलब बहुत ही ओवर राइडिंग ओवर पावरफुल प्रोविजंस थे। ऐसे प्रोविजंस थे कि केवल मुस्लिम ही उस कमेटी में रहेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट है ना तो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है ना हाई कोर्ट सुन सकता है। कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी अगर कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई है तो मतलब कोई और रिलीजन का उसमें कुछ कहेगा ही नहीं। तो मतलब हाईएस्ट मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा था इसमें, है ना। और बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट इस आर्टिकल पे आते हैं। इस देश का अपोजिशन ये भूल चुका है कि केवल और केवल सिटीजन्स कैन बी वोटर्स। विदेश से आए हुए इलीगल एलियंस को हम वो नहीं बना सकते हैं, है ना। द एल्डर्स ऑफ, देखो कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके तमिलनाडु की, आरजेडी बिहार की, ये इस तरह से भूल चुके हैं और ये अपोज कर रहे हैं एसआईआर को। एसआईआर आपको पता है क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ऑलराइट। तो ये इलेक्टोरल रूल्स को अपडेट करने की एक एक्सरसाइज है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, है ना। दीज पार्टीज हैड अपोज्ड एसआईआर इन बिहार बट फेल्ड, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी ये लेके गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं करने दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज, है ना। ये लोग अपने वोट बैंक को बचाना चाहते हैं, हम उस डिबेट में नहीं जाते हैं, ऑलराइट। एसआईआर की क्या है? इट मस्ट बी कैरिड आउट टू रिमूव नेम्स। क्यों करना चाहिए? वाई? जो आदमी मर चुके हैं उनका नाम हटेगा, प्लस जो आदमी दूसरी जगहों पे मूव कर चुके हैं उनका नाम हटेगा, और दूसरी जगह पे जहाँ पे वो मूव किए, जैसे बिहार का आदमी अब पंजाब में रहने लगा 6 महीने साल भर से, तो उसका वहाँ के इलेक्टोरल रोल में नाम दर्ज होगा। कुछ लोग इलीगली इंडिया में एंटर किए, उनका नाम रिमूव होगा इसमें से, है ना। तो और प्योरिटी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अच्छा करने के लिए ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है ना। अब अगर देखो ज़रूरत क्या है और ज़रूरत क्या है, जैसे कोई आदमी इलीगली एंटर किया है ना, तो कोई भी वोटर है जो इंडिया में 25 साल से बड़ा है वो एमएलए और एमपी बन सकता है, और वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक बन सकता है। अब कोई इलीगल आदमी सोचो हमारे देश का प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो उसका लव फॉर मदरलैंड होता है, अपने देश से प्यार करता है वो, चाहे कहीं का भी हो। जितने भी एनआरआईज हैं इंडिया से बाहर रहते हैं, या जितने भी ओसीआईज हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे लव इंडिया, है ना। तो पाकिस्तान का आदमी अगर यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाए इलीगली आके, तो वो अपने पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, वहाँ की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेगा। तो इन सारे फॉल्स उनको रिमूव करने के लिए ज़रूरत है इस सब चीज़ की। तो इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 324, आर्टिकल 326। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करता है और उसको पावर्स देता है। सुप्रिटेंडेंस इसमें पढ़ देते हैं। आर्टिकल 324, देखो ये पावर्स है ना एसआईआर करने की, ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट इनकी पावर ईसीआई को दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 क्या कहता है? नंबर 1, द सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्शंस होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी इलेक्शंस होंगे, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे, उनके जो इलेक्टोरल रूल्स को प्रिपेयर करेगा वो कौन करेगा? कमीशन करेगा। कमीशन का यहाँ पे मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑलराइट। तो पहला तो ये है। दूसरा है रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, आर्टिकल 326 में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इलेक्शन जो दोनों हाउस का होगा, और मतलब दोनों हाउस ऑफ द पीपल, और मतलब लोकसभा, बेसिकली हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा बोलते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का होगा ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज होगा। अडल्ट सफरेज का क्या मतलब है? कोई भी आदमी 18 साल से बड़ा है, सद्बुद्धि हो उसमें, वो वोट कर सकता है। इसमें 2 एक्सेप्शन भी हैं जो जिनका नाम इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। तो देखो अडल्ट सफरेज का मतलब है दैट इज टू से हर एक आदमी जो भारत का सिटीजन है, हु इज़ नॉट लेस देन, मतलब 18 साल से छोटा नहीं है, ऐसी डेट पर जो फिक्स की जाए सरकार के द्वारा, और नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड, मतलब किसी और कारण से डिस्क्वालीफाइड नहीं है वोट डालने से, तो हर उस आदमी का नाम किस में होगा? इलेक्टोरल रोल में होगा। डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकता है? देखो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, और एनी लॉ, किसी और लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है उसके अंदर भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
जैसे अनसाउंड माइंड का हो, पागल हो, क्राइम कर चुका हो, करप्ट और इलीगल प्रैक्टिसेस में हो, है ना। शैल बी इंटाइटल टू बी रजिस्टर, मतलब अगर ये काम नहीं किए हैं उसने तो वो वोटर लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। फर्दर और आगे भी इसके कई सारे प्रोविजंस हैं, वो दे रखे हैं सेक्शन 16 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ये क्या कहता है, हर एक आदमी जो भारत का सिटीजन नहीं है, नॉट एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज वोटर। जो भारत का सिटीजन ही नहीं है, सिटीजन क्या होता है, सिटीजन इज अ फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, ऑलराइट। उसको सारे अधिकार होते हैं। एक होता है रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स में आपके सिटीजन्स भी आते हैं प्लस फॉरेनर्स, फॉरेनर्स जो लीगली आए हों एंड इलीगली आए हों, ऑलराइट। तो ये भी आते हैं इसमें। और एक सेक्शन 21 भी इम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रूल्स को रिवाइज करना है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, ठीक है कि नहीं। थस कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है और लॉज मेड बाय पार्लियामेंट में भी एक्सप्लिसिटली कहता है कि ओनली सिटीजन्स कैन बी एनरोल्ड एज वोटर्स। लेकिन जो अपोजिशन वाले क्या चाहते हैं कि जो इलीगल बांग्लादेशी पाकिस्तानी इंडिया में घुसे बैठे हैं 20-30 साल से, उनको भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए। इस तरह का लास्ट जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वो 2002 में हुआ था। 2000 लास्ट इंटेंसिव रिवीजन 2002 2004 में किया गया था, ऑलराइट। उसके बाद अब किया जा रहा है, तो इसकी बहुत ज़रूरत है। क्लियर है। तो अपोजिशन वालों को इसको आंख बंद करके अपोज नहीं करना है, ऑलराइट। प्लस ये COP30 से रिलेटेड आया है, मैंने बताया था COP30 ऑफ UNFCCC। इट वाज हेल्ड एट बेलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पारा स्टेट ऑफ ब्राज़ील। और है ना, ये मैंने बताया था बेलम, इट इज़ सिचुएटेड एट माउथ ऑफ रिवर अमेज़न। और मैंने इसके बेलम के बारे में क्या बताया था, एक बेलम डिक्लेरेशन साइन हुई थी 2023 में टू सेव अमेज़न फॉरेस्ट, ऑलराइट। इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये COP30 में बस यही है कि साउथ एशिया को ज़रूरत है किस चीज़ की, सॉलिडेरिटी की। अगर क्लाइमेट से लड़ना है तो साउथ एशिया को एक साथ आना पड़ेगा, है ना। वरना डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या है ना, वो मतलब फ़ायदा उठा ले जाते हैं और बुली करते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का थ्रेशोल्ड हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं, है कि नहीं। ग्लोबल साउथ हमें ग्लोबल साउथ लेड क्लाइमेट मल्टीलेटरलिज्म की ज़रूरत है, नहीं समझे। अब देखो 2050 तक क्या क्या होने वाला है। साउथ एशिया में बहुत सारे लॉस होंगे, कितना 1.8% ऑफ एनुअल GDP हमें लॉस होने लगेगा, है ना, ड्यू टू एक्सेसिव हीट, सी लेवल राइज एंड फ्लड्स। तो ये हम एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं GS1 में, GS3 में, ऑलराइट। लाइवलीहुड्स का लॉस होगा, कल्चरल कंडीशंस ख़राब हो जाएंगी और इरिवर्सिबल लॉसेस टू लाइव्स होंगे, ड्रॉट्स आएंगे, फ्लड्स आएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़, तो इन्होंने सजेशंस दिया है कि एक हमें एक रीजनल बॉडी सेटअप करने की ज़रूरत है पोटेंशियली, जिसका नाम हमको क्या रख देना चाहिए, साउथ एशियन क्लाइमेट कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये नाम रखने की बात करी गई है, अभी ऐसी कोई बॉडी बनाई नहीं है, ये केवल सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई साहब ऐसा ऐसा कर लो, नहीं पछताओगे। क्लियर है ना। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि वन एरिया ऑफ प्रोग्रेस एग्जिस्ट, क्या क्या और कर सकते हैं। सार्क का जैसे एनर्जी एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क हमने साइन किया हुआ है, ट्राइलेटरल पावर ट्रांजिशन नेपाल बांग्लादेश मतलब इसमें भेजते हैं, इसमें नंबर डाल देते हैं। तो एक तरह से एनर्जी एग्रीमेंट की तरह और एग्रीमेंट साइन करो, है ना। दूसरा जो वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन इनिशिएटिव जो इंडिया ने दिया था, तो उसको और डीपर एनर्जी पूलिंग करो, है ना, इन सारी कंट्रीज़ में, है ना। तो इन्होंने इसमें 3 पिलर्स की बात करी है। 3 पिलर्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 पिलर्स, ये 3 पिलर्स ऐसे लगा देते हैं इसको। पहला क्या है, हमको इस्टेब्लिश क्या करना है, रीजनल नॉलेज एंड इनोवेशन हब। बोले रीजन में जो साउथ एशिया है उसमें एक नॉलेज एंड इनोवेशन हब इस्टेब्लिश कर दो सारी कंट्रियाँ मिला के,
है ना। तो बहुत ज़्यादा इनोवेशन होना चाहिए क्लाइमेट से लड़ने के लिए। नेक्स्ट हमको एक और पिलर की क्या बात की गई है, साउथ एशियन ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी, ये हमको इस्टेब्लिश करनी है। ऑलराइट, तो साउथ एशिया में जो ग्रीन टेक्नोलॉजी और इस सब से है, उसको फाइनेंस करने की एक फैसिलिटी इस्टेब्लिश करनी है। या तो फिर मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उसमें रिफॉर्म करके करो, या सेपरेट बनाओ। ऑलराइट, और जितने भी फंड्स हैं वहाँ से पैसा ला के इसी में डालते रहो। नेक्स्ट हमें एक साइंटिफिक बॉडी बनानी है या कमीशन इस्टेब्लिश करना है। ये क्या करेगा, जितनी भी क्लीन टेक्नोलॉजी है उसको साउथ एशिया में स्प्रेड करेगा। ऑलराइट, 3 पिलर्स ऑफ साउथ एशियाज क्लाइमेट फाइट। ऑलराइट, ऑलराइट, तो ये 3 पिलर की यहाँ पे ये बात की गई है, और इसमें कुछ फिजिबल एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, सक्सेसफुल एग्जांपल्स। ठीक है, देखो श्रीलंका ने का एक्सपीरियंस, ए मैं डाल देता हूँ, एक्सपीरियंस हम यूज़ कर सकते हैं 30/30, है ना, एंड लाइफ टू आवर मैंग्रोव्स। तो इन्होंने नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात की थी। भूटान का हम एग्जांपल ले सकते हैं, इन्होंने गेलेफू एक सिटी बनाई थी, बहुत समय से न्यूज़ में है गेलेफू, है ना, ये लोकेशन भी पूछी जा सकती है, माइंडफुल सिटी बनाई थी। हम इंडिया का जो लाइफ मिशन है उससे हम ले सकते हैं लाइफस्टाइल चेंज फॉर एनवायरनमेंट, मतलब जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल में चेंज करो एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए। ठीक है कि नहीं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो मतलब ये सारे इसमें दे रखे हैं, और ये सारे पिलर्स मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। या आप एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्लास्टिक पॉल्यूशन लाइफस्टाइल से मेल की फर्टिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन आ जाए कि इससे फर्टिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि कम ही होगी, बढ़ नहीं सकती। एज एन एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं GS2 में। ऑलराइट, ये हिंदू ग्रोथ रेट की बात करी गई थी, ये मैं आपको बता दूं। हिंदू ग्रोथ रेट जो मैंने कल इसको एक्सप्लेन किया था, अगर आपने सुना हो तो आज ये और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बताया था जो न्यू ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, जो राज कृष्णा इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कॉइन किया था 1982 में। मैंने बताया था 1978 में। ऑलराइट, तो ये डिस्प्यूटेड है, गूगल पे 1978 दे रखा है, 1982 में इसको दे रखा है। तो ये टर्म यूज़ किया गया था, जो 3.5% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही थी। इट वाज एन एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, है ना, कभी ज़्यादा भी रही है कभी कम भी रही है। तो इसको एज अ हिंदू ग्रोथ रेट हमने इस भाई साहब ने टर्म कर दिया था, है ना। और जबकि ये ग्रोथ रेट सफ़र किस चीज़ से की थी, ग्रोथ रेट सफ़र्ड बिकॉज पहला ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया पुअर, क्लियर है। दूसरा पार्टीशन, क्लियर है। थर्ड क्या था हमारा, देखो पार्टीशन की वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज और वो सारी चीज़ें गई थी, और लड़ाई वो दंगा हुआ था, है ना। प्लस 1962 चाइनीज़ वॉर, और इससे पहले भी आया था, इससे पहले अगर इसको थर्ड माने तो पाक्स इनकर्जन इन जम्मू एंड कश्मीर। और फिफ्थ हो गया 1965 वॉर विद पाक। सिक्स्थ हो गया इमरजेंसी। सेवेंथ हो गया 19, ये तो इमरजेंसी बाद में आएगी, 1971 वॉर विद पाकिस्तान। ऑलराइट, सेवेंथ सॉरी एट्थ हो जाएगा हमारा, क्या रीज़न था, और क्या रीज़न हो सकता है बताओ इसमें। और हो सकते हैं जैसे फूड शॉर्टेज, है ना, हाई बर्डन था, अनएम्प्लॉयमेंट था, और वो सारी चीज़ें थी, है ना, क्लोज्ड इकोनॉमी। ये सारे रीजंस थे हमारे पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ के। तो इन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस के ये राज कृष्णा ने, इन्होंने मतलब एक तरह से ये कॉलोनियल मेंटलिटी से ही ये सफ़र कर रहे थे भाई साहब।
जैसे आजकल का इंटेलेक्चुअल क्लास है कि इंडिया की बदनामी करो और वर्ल्ड में वाह वाह पाओ, है ना। तो वही इन्होंने काम किया है, इन्होंने हिंदुओं को बदनाम कर दिया। ये सारे फैक्टर्स थे और इसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट रही थी कम, और इन्होंने इसको हिंदुओं के नाम पे थोप दिया। और जबकि अगर बात की जाए तो इसके दो फैक्टर्स थे। अगर देखा जाए, अगर पास्ट में जाते हैं, 1900 1946 से देखें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी तो वो 0.8% से 2% बढ़ना शुरू हो गई थी। पहले एनुअली 0.8% बढ़ रही थी, फिर 2% एनुअली ग्रोथ होने लगी थी नेहरू के एरा में। अगर ऐसा इससे ज़्यादा अगर रही होती, अगर आप देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, यूएसए यूके थी, वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना। अगर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा रही होती तो हमारी जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती। यूएस और यूके से भी ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी होने लगती। जापान को भी सरपास कर देते हम लोग उसके केस में। तो ये हम कह नहीं सकते कि ये हिंदुओं की उससे रहा है, इसके कई सारे फैक्टर्स है। दूसरा इन्होंने रीजन ये दिया हुआ है कि देखो 1991 तक देखो तो कई सारे टर्म्स ऐसे आए जब हमारी 3.4% से ज़्यादा हमारी ग्रोथ रेट रही। 1981 और 1991 के बीच में 5.8% ग्रोथ रेट रही, है ना। उससे पहले भी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें ग्रोथ रेट बहुत अच्छी रही थी, ऐसा नहीं है। तो ग्रोथ रेट ऊपर और नीचे होती रही है, ऑलराइट। जो एवरेज थी वो 3.5% थी, और इसी एवरेज को इन्होंने द हिंदू ग्रोथ रेट का टर्म दे दिया था, है ना, इंडिया को बदनाम करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, हमारी बहुत अच्छी भी रही थी, पुअर भी रही थी, है ना, डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स, ऑलराइट। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लस ये एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं GS2 में गवर्नेंस के लिए, ऑलराइट। और इंडस्ट्रियल या फिर फायर सेफ्टी कोड्स के लिए। देखो इससे पहले भी आग लग चुकी है, मैं बता दूं, कोटा राजस्थान में कोचिंग में आग लगी थी, बच्चे 2 मंजिला छत से कूदे थे कई बार। सेकंड, गेम जोन, 2 गेम जोन थे, गुजरात में भी आग लगी थी, प्लस दिल्ली में भी, कनॉट पैलेस में है, उसमें भी आग लगी थी, ठीक है। दिल्ली केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी, ठीक है। कई जगह आग लग चुकी है। अब ये फिर गोवा में जो नाइट क्लब था उसमें आग लगी है, नहीं समझे। देखो 5 तो टूरिस्ट मर गए हैं, 20 और लोग मर गए हैं स्टाफ के, ठीक है। ये जो क्लब था वो ऑपरेट कर रहा था विदाउट लाइसेंस, इसमें कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं थे। समझ पा रहे हो कि नहीं। 100 से ज़्यादा लोग डांस कर रहे थे। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि भाई साहब ऐसी जगहों पर न जाया करिए, है ना। और जा भी रहे हो तो सबसे पहले मौज मस्ती का न सोच के ये सोचो कि हम अगर कुछ अनहोनी होती है तो हम इससे बचेंगे कैसे, राइट। बट आई नो नन ऑफ यू विल लिसन, बट दैट्स फाइन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये अष्टमुडी लेक है कोलम में। केरल का अगर आप कोस्ट देखोगे तो इस तरह के कुछ ब्रैकिश बैक वाटर्स बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं, जैसे ये ओशियन है, ये है केरला, तो यहाँ पे पानी है, ऑलराइट। इनको हम बैक वाटर्स बोलते हैं, और इन्हीं को हम कयाल्स बोल देते हैं, और इन्हीं को ही हम एट टाइम्स इफ रिवर इज प्रेजेंट तो हम क्या बोलते हैं इनको, एस्चुरीज, है ना। क्लियर है ये चीज़, एस्चुरीज बोल देते हैं। एस्चुरीज आपको बता दें, अगर कोई रिवर पास हो रही है यहाँ से, तो रिवर के माउथ पे अगर एरोड कर रही है तो एस्चुरी फॉर्म होती है, ऑलराइट। और अगर कोई रिवर इधर से जा रही है और वो यहाँ पे डिपॉजिट कर दे रही है ना, एरोड कर रही है तो एस्चुरी है, और अगर डिपॉजिट कर रही है तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, डेल्टा बोल देते हैं। क्लियर है। आई होप ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होंगी। अब अष्टमुडी लेक के बारे में जान लेते हैं। अष्टमुडी लेक के बारे में कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला है, इट इज़ इन कोल्लम। तो कोल्लम एंड अष्टमुडी लेक्स बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर लोकेशन इन ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2, ऑलराइट। कोल्लम में है, सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर
वेम्बनाड, वेम्बनाड इन केरला, है ना। वेम्बनाड भी एक बैक वाटर लेक है केरला में, मतलब ये केरला में ही सेकंड लार्जेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अ कयाल, कयाल मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर। ऑलराइट, बैक वाटर्स बोलते हैं इन्हें। मीनिंग क्या है इसका? इट मीन्स 8 हिल्स और पीक्स इन मलयालम। मलयालम आपको पता होना चाहिए, ये लैंग्वेज है ऑफ केरला। ऑलराइट, नेक्स्ट इसके बारे में और क्या फैक्टर्स आप जान सकते हैं? हाउस बोट्स में आग लगी है। तो हाउस बोट्स मतलब बोट पे ही घर बना के लोग रहते हैं। ये मेनली फेमस कहाँ पे हैं? ये कश्मीर में फेमस है ना, डल लेक पर, डल लेक पर। ऑलराइट, वहाँ पे भी है। इट इज़ अ रामसर साइट। रामसर साइट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ अ कन्वेंशन, इट इज़ अ सिटी इन ईरान। यहाँ पर एक कन्वेंशन साइट किया गया था टू सेव वेटलैंड्स। ये 1970s में, आई थिंक 71 और 72 में इसको साइन किया गया था। और केरला की बात करें, इट इज़ डीपेस्ट एस्चुरी ऑफ केरला। आई थिंक इतने सारे फैक्टर्स अगर आपको अष्टमुडी लेक के बारे में पता होंगे तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हैंडल कर पाओगे आप। ऑलराइट, नेक्स्ट जाते हैं इस अंजलि मुद्रा के बारे में। तो बहुत सारी मुद्राएं हैं बुद्धिज़्म में और हिंदू धर्म में भी हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अंजलि मुद्रा है जब नमस्ते करते हैं ना हाथ जोड़ के। अंजलि रेफर्स टू फोल्डिंग हैंड्स। गिव मी अ सेकेंड। अंजलि रेफर्स टू फोल्डिंग वंस हैंड बिफोर, सॉरी, भगवान के सामने हाथ जोड़ना। भैया हम डिवोशन कर रहे हैं, सरेंडर कर दे रहे हैं तुम्हारे सामने, है ना। अंजलि शुड बी ऑफर्ड ओनली टू सुप्रीम कोर्ट। केवल भगवान के सामने ही हाथ जोड़ना है या फिर उसके डिवाइन कंसोर्ट यानी उसकी धर्म पत्नी है उसके सामने हाथ जोड़ना है। तो ये हम कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम परफॉर्म की जा सकती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे हम हाथ ना जोड़ें, अगर मेरे हाथ ही नहीं है, लूला हूँ लंगड़ा हूँ तो कैसे करूँगा। तो उसके बारे में ये सॉल्यूशन दे रखा है। तो अंजलि में भी परफॉर्म्ड बाय रेजिंग हैंड्स। हाथ से मतलब सिर से ऊपर हाथ उठाकर भी नमस्ते कर सकते हैं, छाती के पास हाथों को जोड़कर नमस्ते कर सकते हैं, है ना। अगर कोई आदमी फिजिकली परफॉर्म नहीं कर सकता है तो वो मेंटली हाथ जोड़कर भगवान के सामने सिंसियरली कह सकता है कि भगवान हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? मेंटली फिजिकली हर तरह से एक्सेप्ट कर लेता है ये, है ना। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अंजलि मुद्रा जो है, हाथ जोड़ने से भगवान का हृदय पिघल जाता है और बहुत सारी ग्रेस उनकी मतलब आपको वो मिलती है, आशीर्वाद मिलते हैं। क्लियर है? तो इनकी मुद्राओं को, ओ सॉरी, ओहो, एक सेकेंड, इसके बारे में इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और सारी मुद्राओं के, धर्म चक्र मुद्रा। ये धर्म चक्र मुद्रा क्या है? आप देखो कि एक उंगली अब इस तरह से, अंगूठा इस तरह से जो हाथ रहता है, और सेम सेम दूसरा हाथ भी यहीं पे इस तरह से रहता है। क्लियर है? ये आप देख पा रहे हो, आई होप इट इज़ विजिबल। तो इसको हम बोलते हैं धर्म चक्र मुद्रा। टीचिंग व्हील्स रिप्रेजेंट बुद्धास टीचिंग है, बुद्धा हमारे टीचिंग कर रहे हैं। दूसरी है भूमि स्पर्श मुद्रा। इसमें हाथ को उल्टा करके, है ना, मतलब पाम जो है तलवा हाथ का नीचे की तरफ है, तो ये भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, रिप्रेजेंट्स बुद्धाज एनलाइटनमेंट। तो ये मतलब इस तरह से कि अर्थ को मैं विटनेस करके बोल रहा हूँ, मतलब एनलाइटनमेंट को बताते हैं ये। तीसरी है ध्यान मुद्रा। दोनों हाथों को तलवों को ऊपर करके एक के ऊपर एक रख के इनर पीस मतलब मेडिटेशन को सिग्निफाइज करता है। ये है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा में आप देखोगे जो पूरा हाथ है अंगूठे सहित सामने की तरफ है और एक हाथ पेट की तरफ है। ये खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। ये फियरलेस, बोले मैं प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हें, तुम अपने डर से बाहर निकलो। ये है वरदा मुद्रा। ठीक है, ये मतलब एक तरह से जेनरोसिटी, कंपैशन और उस सबको, कि ये मतलब एक तरह से लक्ष्मी जी का हाथ देखा है, अपने हाथ से धन निकल रहा है और आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उस मुद्रा को रिप्रेजेंट करता है। एक और मुद्रा है
वितरक, वितर्क मुद्रा, ये सेम है, बस इसमें ये जो हाथ है ना, उंगली और अंगूठा इस तरह से मैच हैं, ये 3 उंगलियां हैं। ऑल राइट, ये रिप्रेजेंट करता है व्हील ऑफ लॉ, ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धास टीचिंग्स। ऑल राइट, तो आई होप इतनी मुद्रा, और भी मुद्राएं हैं बट इतनी पता होंगी, तो आई होप यू कैन हैंडल एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, नेट ग्रिड के नाम से भी जानते हैं। ये कब इस्टेब्लिश की गई थी, 26/11 का जो ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है कि नहीं। ये इस किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आती है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ना, क्रिमिनल्स को पकड़ने में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, बिकेम ऑपरेशनल लास्ट ईयर। अब पिछले साल से ही ये कॉन्सेप्टलाइज जब तब कर लिया था और ऑपरेशनलाइज अब जाके हुई है, ये नहीं समझे तो थोड़ा जान लेते हैं। नेट ग्रिड क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी गवर्नमेंट और प्राइवेट डाटाबेस को रियल टाइम में एक्सेस कर सकती हैं। क्या क्या डाटाबेस होता है इसमें, डिटेल्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, तुरंत ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर लो, आधार रजिस्ट्रेशन हो रखा है कि नहीं चेक कर लो, एयरलाइंस का डाटा आप चेक कर सकते हो, बैंक रिकॉर्ड्स और सोशल सिक्योरिटी की डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल, क्या क्या पोस्ट वगैरह आदमी कोई शेयर कर रहा है, तो वो सारा डाटा नेट ग्रिड पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो किसी भी आदमी को किसी भी क्राइम के लिए प्रोसिक्यूट करने में हेल्प मिलती है। और नेट ग्रिड जो है इज नाउ अवेलेबल फॉर एसपी। पहले ये केबल और इट वाज ओनली मेंट टू बी एक्सेसिबल फॉर 10 सेंट्रल एजेंसीज, तो 10 सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज थी, वही इसको एक्सेस कर सकती थी। अब एसपी लेवल का पुलिस ऑफिसर इसको वो कर सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। तो पहले तो 10 कौन कौन सी एजेंसीज थी उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, आईबी कर सकता था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ कर सकता था। एनआईए कर सकता था, है ना। ईडी कर सकता था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट कर सकता था। सीबीआई कर सकता, सॉरी एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो एंड डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये सारी बॉडीज इसका यूज़ कर सकती थी, है ना। तो अब इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन कर दिया है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। इसमें मैंने ऑल राइट इस तरह से होना चाहिए ये। ओके, नेक्स्ट ये कैसियो मिनी कैलकुलेटर, वर्ल्ड का जो पहला पर्सनल कैलकुलेटर था कैसियो मिनी, उसका फ़ोटो देख लो, आनंदित हो लो, है ना। उसके लिए डाला है, इसका कोई करंट अफेयर से मतलब नहीं है, बट यू शुड नो दिस, है ना। ये फिलामेंट्स की बात कर लेते हैं। फिलामेंट आप समझते हो, जो बल्ब होता था ना उसके फिलामेंट लगे रहते थे, है ना, टंगस्टन का बना रहता था ये। बट ये फिलामेंट अलग है, ये लाइट है और अदर मैटर इन स्पेस, तो उसको फिलामेंट बोला है। इसको कॉस्मिक फिलामेंट भी बोल सकते हैं या गैलेक्सी फिलामेंट भी बोल सकते हैं। ये लार्जेस्ट थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स मतलब धागे की तरह आपको दिखेंगे स्पेस में, नहीं समझे। यूनिवर्स कॉस्मिक वेव में सिंगल कॉस्मिक फिलामेंट स्ट्रक्चर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का में बना हुआ होता है ना। मतलब इस हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तो लंबा हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब 100 से ज़्यादा, मिलियन से भी ज़्यादा, 100 मिलियन से भी ज़्यादा लाइट ईयर्स लगे हैं इस डिस्टेंस को कवर करने में। ये बनते कैसे हैं, जो ग्रेविटी होती है ना वो पुल कर लेती है गैस को, डार्क मैटर्स को, लाइट्स को, है ना। तो ये थिन स्ट्रैंड्स मतलब धागे जैसे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के अंदर दिखाई देते हैं, तो इसको अपन लोग फिलामेंट बोल देते हैं। बस ये टर्म आपको पता होना चाहिए, बाकी का इतना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये न्यूज़ नहीं है। ओके, ऑर्गन ट्रांसप्लांट ये इम्पोर्टेंट है। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ लें, है ना। तो इसमें इश्यूज़ है, बेसिकली लीगैलिटीज़, बहुत लोगों को परेशानी होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं वो स्पेन नंबर 1 पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। द ट्रांसप्लांट बिगेस्ट है इश्यू, इसके लिए हमने एक्ट पास किया था, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, THOTA, थोटा एक्ट।
ऑफ 1994 कि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट को मतलब ठीक से कर सकें। दो तरह के हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं, टू टाइप्स। एक हो सकता है मरे हुए आदमी का, एक हो सकता है लिविंग का। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इशू हैं कि आदमी को कब मरा हुआ माना जाए, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है तब मरा हुआ माना जाए कि नहीं माना जाए, है ना, जिंदा है तो कैसे परमिशन दी जाएगी, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। और उसी पर रिलेटेड ये आर्टिकल है। और एक अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो एक कॉमन सेंस से भी ये सॉल्व किया जा सकता है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस ये मैंने बता दिया। पहला होता है कि डिसीज्ड पर्सन का, मरे हुए आदमी का, तो इसमें एक टर्म यूज हुआ हुआ है ब्रेन स्टेम डेड, अ लीगल एंटिटी। ब्रेन स्टेम डेड मतलब जिसका दिमाग परमानेंटली मर जाए, उस आदमी को मरा हुआ मान लिया जाता है। ठीक है कि नहीं। तो लाइव डोनेशंस भी कर सकते हैं, हेल्दी पर्सन से लेके दूसरे हेल्दी पर्सन में डाल दो। ओके, तो स्पेन में 50 लगभग 50 डिजीज्ड डोनेशंस एक 10 लाख लोगों में होते हैं, और इंडिया में एक आदमी भी 10 लाख लोगों में ऑर्गन डोनेट नहीं करता है मरने के बाद। नहीं समझे, तो इसके कई सारे रीजंस हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो रिलीजियस मेन रहता है ना, आदमी पूरा का पूरा जाना चाहिए ऊपर, जब पूरा आया है तो, है ना। तो लीगल अनसर्टेनिटीज़ है कि क्या बीडीएसडी को क्या माना जाएगा, इसको आप पढ़ लेना। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस, आई हैव जस्ट इंक्लूडेड इट सो दैट यू कैन गो एंड रीड दिस, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट और ये लास्ट जो न्यूज़ है ये है कोटोनोऊ सिटी। ये लार्जेस्ट सिटी है बेनिन की, चीफ पोर्ट है बेनिन का। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी लोकेशंस पूछता है, ये जनरली जहाँ पर भी कूप हो रहा हो या फिर डिस्ट्रेस हो, वो लोकेशंस पूछी जाती हैं। तो बेनिन में एक अटेम्प्टेड कूप हुआ था, कूप मतलब मिलिट्री ने ओवरथ्रो करने की कोशिश की सरकार को, तो उसके लिए ये न्यूज़ में था। तो कोटोनोऊ सिटी आप याद कर सकते हैं। तो नाइजीरिया अफ्रीका में कहाँ पे पड़ता है, ये नाइजीरिया है। नाइजीरिया की कैपिटल आपको पता होना चाहिए अबूजा। यहाँ पे एक पोर्ट पड़ता है लाओस एंड इबादान, क्लियर है। उसके जस्ट बगल में पड़ता है बेनिन, बेनिन की कैपिटल है पोर्तो नोवो। इसी बेनिन का जो लार्जेस्ट पोर्ट सिटी है उसका नाम है कोटोनोऊ, यू शुड रिमेंबर दिस, राइट। बेनिन के बगल में पड़ता है टोगो, इसकी कैपिटल है लोमे। बेनिन के बगल में पड़ता है घाना, जी फॉर घाना, जी फॉर गोल्ड। तो घाना को गोल्ड कोस्ट के भी नाम से जानते हैं, इसकी कैपिटल है अक्रा। उसके बगल में पड़ता है कोट डे आइवरी, इसको आइवरी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत, केवल हाथी का नहीं है, सील्स का भी दांत हो सकता है ना। सी लायंस, लायंस का नहीं होता है बट सील्स का हो सकता है, और ये ओशियन में रहने वाले जानवर हैं उनके दांत होते हैं, उनका है। लाइबेरिया, ये है लाइबेरिया। लाइबेरिया को जाना जाता था पहले ग्रेन कोस्ट के नाम से। ओके, तो ये सारी न्यूज़ हैं, एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, अगर आप कंटिन्यूअसली सुनोगे तो आपकी ये न्यूज़ कवर होती जाएंगी। आई होप कि मैंने ठीक से समझाने की कोशिश की है। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।